नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही मार्मिक कहानी माँ का हृदय के कुछ अहम हिस्सों पे बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। ये कहानी भावनाओं की कई परतें खोलती है। कहानी शुरू होती है करुणा से। वो अपने पति आदित्य का इंतजार कर रही है, जो 3 साल जेल में बिताकर लौट रहे हैं। और करुणा ने पूरी तैयारी कर रखी है। घर सजाया है, नए कपड़े हैं, मन में बड़े सुनहरे सपने हैं कि पति की वापसी कैसी होगी। बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी के जरिए त्याग, आदर्श और असलियत के बीच का जो टकराव है, बदलती हुई प्राथमिकताएं और खासकर माँ बेटे के रिश्ते की उलझन को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ चलिए देखते हैं कहानी हमें कहाँ ले जाती है। तो करुणा सोच रही है कि जब आदित्य आएंगे तो क्या माहौल होगा। जय जयकार होगी, लोग मिलेंगे। उसने बैठने के लिए वो फटा टाट बिछाया है, पान बना रखे हैं। वो आदित्य की पुरानी छवि याद कर रही है ना। वो मजबूत, उदार, चेहरे पर एक तेज लिए हुए, पुलिस की मार खाकर भी मुस्कुराने वाला। हाँ, वही छवि। और वो याद करके उसे गर्व भी महसूस होता है। लेकिन शाम को जो असलियत दिखती है वो बिल्कुल अलग है। क्या होता है? एक आदमी दिखता है, लाठी के सहारे चलता हुआ, खांसता हुआ, कमर झुकी हुई, धीरे धीरे पास आता है। और वो आदित्य है। हाँ, पास आने पर करुणा पहचानती है कि ये आदित्य ही हैं, पर पहचान में नहीं आ रहे। वो पहले वाली बात ही नहीं रही। कहानी कहती है केवल हड्डियों का एक ढांचा रह गया था। ओह। न कोई संगी साथी, न कोई जय जयकार। करुणा ने जो सोचा था वो सब खत्म। उसकी सारी उम्मीदें, वो सारा इंतजार बस आंसुओं में बह गया। और आदित्य ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर जैसा लिखा है उस मुस्कान में वेदना का एक संसार भरा हुआ था। बहुत दर्द था उसमें। यहीं पर वो पहला बड़ा झटका लगता है ना। आदर्श जो मन में बसा था और हकीकत जो सामने खड़ी थी। बिल्कुल। करुणा के मन में तो वीरता की एक मूर्ति थी, और सामने कौन था? जेल की तकलीफों से, शायद बीमारी से टूटा हुआ एक इंसान। ये उस दौर के कई आदर्शवादियों की कहानी भी हो सकती है, जहां बड़े सपने असलियत से टकराकर टूट जाते थे। सही कहा। आदित्य की जो शारीरिक और मानसिक पीड़ा है वो इतने साफ दिखती है कि करुणा के स्वागत का जो भी उत्साह था वो एक पल में हवा हो गया। और फिर आदित्य की कड़वाहट भी सामने आती है। घर आकर जब करुणा पूछती है उन साथियों के बारे में जो कभी जान देने को तैयार रहते थे। हाँ, वो कहाँ गए सब? आदित्य के त्योरियां चढ़ जाते हैं। कहते हैं, बड़ा कड़वा अनुभव है करुणा। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे कैद होते ही लोग इस तरह आंखें फेर लेंगे। ओ। वो आगे कहते हैं, राष्ट्र के नाम पर मिटने वालों का यही नाम है। जनता अपने सेवकों को बहुत जल्द भूल जाती है, और सहयोगी, सहायक इतने बेवफा होते हैं, इसका मुझे ये पहला ही अनुभव हुआ। ये मोह भंग, ये निराशा, अक्सर ऐसा होता है उन लोगों के साथ जो किसी बड़े मकसद के लिए खुद को मिटा देते हैं। हाँ, त्याग की कीमत चुकानी पड़ती है, और वो बहुत भारी हो सकती है। आदित्य की हालत यही दिखा रही है। समाज, साथी अक्सर उम्मीद पर खरे नहीं उतरते। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि वो खुद ये भी कहते हैं कि सेवा अपने आप में एक पुरस्कार है, और शायद नाम या यश की इच्छा रखना ही उनकी भूल थी। हाँ, ये उनके अंदर का वो द्वंद्व दिखाता है। एक तरफ आदर्शवाद, दूसरी तरफ दुनिया की कड़वी सच्चाई। घर पहुंचकर आदित्य की हालत और बिगड़ जाती है। वो खड़े तक नहीं हो पाते। करुणा वैद्य को बुलाने को कहती है तो मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है। वो राज खोलते हैं उन्हें, तपेदिक हो गया है, टीबी, और वो अपने आखिरी दिनों में है। कहते हैं, कई बार मरते मरते बचाऊं, शायद तुम लोगों के दर्शन बधे थे। बहुत दुखद। फिर वो करुणा से अफसोस जताते हैं, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया, तुम्हें कोई आराम ना दे सका, बस सुहाग का दाग लगाकर और एक बच्चे के पालन का बोझ छोड़कर जा रहा हूं। और फिर वो एक बहुत दिल को छू लेने वाला सवाल पूछते हैं, तुम्हारी नजर में मेरा जीवन कैसा था? क्या बधाई के लायक? सच कहना करुणा, मुझे अपने जीवन पर हंसना चाहिए या रोना चाहिए? और करुणा क्या कहती है? यहीं करुणा का असली रूप सामने आता है। उसका सारा दुख जैसे कहीं चला जाता है। वो पूरे गर्व से, पूरे उल्लास से कहती है, तुम्हारा जीवन देवताओं जैसा था, निस्वार्थ, बिना किसी मोह के, एक आदर्श जीवन। वाव। वो कहती है, हाँ, मैंने कोशिश की तुम्हें दुनियादारी में खींचने की, पर तब भी मैं जानती थी कि मैं तुम्हें ऊंचे आसन से नीचे गिरा रही हूं। अगर तुम दुनिया में फंसे होते तो शायद मेरे मन को ज्यादा संतोष होता, लेकिन मेरी आत्मा को वो गर्व और उल्लास ना होता जो इस समय हो रहा है। कमाल है। और वो कहती है, मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद यही होगा कि किसी का जीवन तुम्हारे जैसा हो। और ये कहते हुए लिखा है, उसका चेहरा ज्योतिर्मय हो गया, दमक उठा। यहाँ करुणा की जो आंतरिक शक्ति है वो अद्भुत है। जैसा कहानी में भी जिक्र है,
रमणी का कोमल हृदय साहस और धैर्य को अपनी गोद में छिपाए रहता है। हाँ, वो दुनियावी सुख, आराम, सफलता, इन सब से कहीं ऊपर आदित्य के आदर्शों को रखती है। और उसकी ये बात सुनकर, ये सम्मान पाकर आदित्य को बहुत सुकून मिलता है। बिल्कुल। और फिर वो अपने बेटे प्रकाश को करुणा के हाथों में सौंपकर विदा लेते हैं। उन्हें यकीन है कि करुणा ही उनके आदर्शों को जिंदा रखेगी। एक तरह से वो अपनी विरासत करुणा को सौंप रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अब कहानी 7 साल आगे बढ़ जाती है। आदित्य नहीं रहे, करुणा ने हिम्मत नहीं हारी है। उसने क्या किया, कैसे संभाला सब? उसने अपने गहने बेच दिए, उससे गाय भैंसें खरीदी और गोपालन करके, दूध बेचकर, मतलब दिन रात मेहनत करके अपना और बेटे का गुजारा किया। अकेली औरत के लिए ये आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। लिखा है, पहर रात से पहर रात तक काम में लगी रहती, पर वो प्रसन्न थी। उसके चेहरे पर लाचारी नहीं थी, बल्कि एक संकल्प, एक साहस का तेज था। और बेटा प्रकाश, वो उसकी आंखों का ताला था। प्रकाश अब बड़ा हो गया होगा। हाँ, 10 साल का है, देखने में सुंदर, मजबूत, हिम्मत वाला भी है और होशियार भी। लेकिन उसमें कुछ ऐसी बातें नजर आने लगती हैं जो करुणा को चौंका देती हैं। जैसे कि? एक घटना का जिक्र है। एक शाम एक बूढ़ी अपाहिज भिखारिन दरवाजे पर आती है। प्रकाश बाहर खेल रहा होता है। वो शरारत में घर से एक कटोरा लाता है, उसमें भूसा भरता है और उस बुढ़िया की झोली में डाल देता है, और फिर तालियां बजाता हुआ भाग जाता है। अरे, ये क्या बात हुई? हाँ, जब करुणा उसे डांटती है तो वो शर्मिंदा नहीं होता, बल्कि बहस करने लगता है। कहता है, वो हमारे घर भीख क्यों मांगने आई, कुछ काम क्यों नहीं करती? अजीब तर्क है। और तो और कहता है, दूसरे मुल्कों में अगर कोई भीख मांगे तो कैद कर लिया जाए। जब करुणा कहती है कि वो बेचारी अपाहिज है, चल फिर नहीं सकती, तो जानते क्या कहता है? क्या कहता है, तो जाकर डूब मरे, जिंदा क्यों रहती है? बाप रे, इतनी कठोरता 10 साल के बच्चे में। हाँ, करुणा तो सन्न रह जाती है। ये कुतर्क, जैसा कहानी में कहा गया है, उसके दिल में फोड़े की तरह टीसता रहता है। उसे समझ नहीं आता कि बेटे ने ये बेरहमी, ये कठोरता कहाँ से सीखी। यहीं प्रकाश का चरित्र उभरना शुरू होता है। वो बुद्धिमान है, तर्क करना जानता है, इसमें कोई शक नहीं, पर उसमें सहानुभूति, हमदर्दी की भारी कमी दिखती है। उसकी दलीलें एक तरह की क्रूर व्यावहारिकता दिखाती हैं, जो उसके पिता के आदर्शों से एकदम उलट है। बिल्कुल। लेकिन उसी रात एक छोटा सा, मतलब उम्मीद जगाने वाला पल आता है। आधी रात को प्रकाश की नींद खुलती है तो वो माँ को रोते हुए पाता है। अच्छा। पूछता है, क्या हुआ? हर खुद ही मान लेता है, मुझसे आज बड़ा अपराध हुआ अम्मा, मैंने बुढ़िया के साथ शरारत की, मुझे माफ कर दो, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। और वो खुद भी रोने लगता है। हाँ, तो पछतावा हुआ उसे। हाँ, करुणा उसे गले लगा लेती है। उसे एक पल को आशा बनती है कि नहीं, बेटा बिगड़ा नहीं है, शायद वो अपने पिता के रास्ते पर चलेगा। उसे ऐसा लगता है जैसे आदित्य कह रहे हों, प्रकाश अपने पिता का नाम रोशन करेगा। एक माँ की उम्मीद। हाँ, पर जैसे जैसे प्रकाश बड़ा होता है, ये उम्मीद थोड़ी धुंधली पड़ती जाती है। पढ़ाई में वो बहुत तेज है, हमेशा अव्वल आता है, वजीफे भी मिलते हैं। तो अच्छी बात है ये तो। हाँ, पर उसका खर्च कभी पूरा नहीं पड़ता। वो दूसरों को पैसे बचाने पर लंबे चौड़े भाषण दे सकता है, पर खुद उसका रहन सहन, जैसा लिखा है, फैशन के अंधभक्तों से जौ भर घट करना था। मतलब दिखावे का, अच्छे कपड़ों का शौकीन है। अच्छा, तो एक तरफ तेज दिमाग, दूसरी तरफ ये शौक। बिल्कुल। और उसके अंदर एक कश्मकश चलती रहती है। मन जाति की ओर था, बुद्धि अपनी ओर। दिल चाहता है देश सेवा करे, पर दिमाग कहता है अपना फायदा देखो। और जीत हमेशा दिमाग की होती है। वो सेवा को कैसे देखता है? वो उसे बेकार की मेहनत समझता है। सोचता है इसमें सिवा खोखली तारीफ के और मिलता ही क्या है। उसका मन आराम, ऐशो आराम की तरफ ज्यादा झुकता है। धीरे धीरे उसे त्याग, सादगी, इन सब बातों से जैसे नफरत सी होने लगती है। गरीबी उसे बहुत बुरी लगती है। कहानीकार कहते हैं उसमें केवल मस्तिष्क था, मस्तिष्क में दर्द कहाँ, वहां तो तर्क हैं, मंसूबे हैं, दिल वाली बात कम थी। हाँ, और ये दिमागी तर्क उसके फैसलों में साफ नजर आते हैं। जब भी सेवा करने का, कुछ त्याग करने का मौका आता है, वो बच निकलता है। कैसे? जैसे सिंध में बाढ़ आई, मदद के लिए स्वयं सेवकों की जरूरत पड़ी। प्रकाश ने क्या किया? बीमारी का बहाना बनाया और इम्तिहान की तैयारी को ज्यादा जरूरी बता दिया। ओह। फिर उड़ीसा में अकाल पड़ा, फिर मौका आया सेवा का। इस बार वो लंका चला गया किसी ऐतिहासिक खोज के लिए। सेवा से ज्यादा जरूरी खोज हो गई। हाँ, माँ ने पूछा भी तो कहने लगा कि अकाल पीड़ितों के लिए तो बहुत लोग हैं, पर लंका की खोज तो मैं ही कर सकता हूँ।
फिर एक बार माँ ने पूछा तो कश्मीर घूमने चला गया। तो ये बहाने, ये चुनाव, ये साफ दिखाते हैं कि उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं। निजी तरक्की, पढ़ाई में अच्छा करना, आराम, घूमना फिरना, ये सब निस्वार्थ सेवा से ज्यादा जरूरी है उसके लिए। हाँ, ये अगली पीढ़ी का नजरिया है एक तरह से, जहां आदर्शवाद पर व्यावहारिकता हावी हो रही है। उसका तर्क भी है कि बड़े बड़े नेता भी तो उपाधियों के पीछे भागते हैं, तो वो व्यवस्था को समझ रहा है और उसी के हिसाब से चलना चाहता है। बिल्कुल। वो माँ को चिट्ठी में लिखता भी है कि अब पढ़ाई पूरी हो गई है, डिग्रियां मिल गई हैं, अब वो सेवा के लिए तैयार है, क्योंकि अब डिग्रियों की वजह से नेता लोग उसका सम्मान करेंगे और उसे कोई जिम्मेदारी का काम सौंपेंगे। इस चिट्ठी से करुणा को फिर उम्मीद बंदी होगी। हाँ, बेचारी माँ, उसकी उम्मीद फिर जाग जाती है। लेकिन कहानी अपने असली टकराव पर, असली चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है इसके बाद। क्या होता है? प्रकाश को इंग्लैंड जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिलता है, स्कॉलरशिप। अरे वाह, ये तो बड़ी बात है। हाँ, वो बहुत खुश है, दौड़ा दौड़ा माँ को बताने आता है। पर करुणा, वो एकदम शांत है, उदासीन। क्यों? उसे खुशी नहीं हुई? वो पूछती है, तो तुम्हारा इरादा क्या है? प्रकाश हैरान है कि माँ ये क्या पूछ रही है, ऐसा मौका भला कौन छोड़ता है। करुणा याद दिलाती है, तुम तो देश सेवा करने वाले थे। यहीं से बहस शुरू हो जाती है। अच्छा। प्रकाश कहता है कि इंग्लैंड से आकर भी सेवा हो सकती है, बल्कि उसका तर्क ये है कि ज्यादा अच्छी तरह हो सकती है। वो कहता है, एक मजिस्ट्रेट अपने देश का जितना उपकार कर सकता है, उतना 1000 स्वयंसेवक मिलके भी नहीं कर सकते। ओह, तो वो अफसर बनना चाहता है। हाँ, वो कहता है कि वो वहां जाकर सिविल सर्विस की परीक्षा देगा और मजिस्ट्रेट बनेगा, क्योंकि उसके हिसाब से असली सेवा तो ताकतवर ओहदे से ही की जा सकती है। ये सुनकर तो करुणा को धक्का लगा होगा। बिल्कुल, उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। वो उसका जोरदार विरोध करती है। क्या कहती है वो? वो याद दिलाती है कि यही मजिस्ट्रेट थे जिन्होंने उसके पति जैसे देश सेवकों को सजाएं दी, गोलियां चलवाईं। वो कहती है, सरकार अपने नौकरों को इतनी स्वाधीनता नहीं देती। सरकार की नीति प्रजा को स्वाधीन बनाना नहीं, बल्कि उसे दृढ़ता से अपने शासन में रखना है। यानी वो सत्ता के चरित्र पर सवाल उठा रही है। हाँ, वो चेतावनी देती है, समझ लो जिस दिन तुम हाकिम की कुर्सी पर बैठोगे, उस दिन से तुम्हारा दिमाग हाकिमों का सा हो जाएगा। तुम प्रजा का हित नहीं, अफसरों की नेकनामी और अपनी तरक्की चाहोगे। वो एक लड़की का उदाहरण देती है जो ससुराल जाकर मायके वालों को पराया समझने लगती है। वो कहती है, सरकारी पदों के लालच में मत पड़ो। अगर ठोकर खाकर आत्मा स्वाधीन रह सकती है, तो मैं कहूंगी ठोकर खाना अच्छा है। ये कहानी का मतलब केंद्रीय संघर्ष है। सेवा और सफलता की दो बिल्कुल अलग अलग परिभाषाएं आमने सामने टकरा रही हैं। बिल्कुल। करुणा अपने पति के आदर्शों पर खड़ी है, निस्वार्थ सेवा, त्याग, सत्ता से दूरी। और दूसरी तरफ प्रकाश है, जो ज्यादा व्यवहारिक, ज्यादा आधुनिक रास्ता चुनना चाहता है। सिस्टम के अंदर जाओ, पद हासिल करो, ताकत लो और फिर बदलाव लाओ। उसका मानना है कि बिना ताकत के सेवा का कोई मतलब नहीं। और इस बहस का नतीजा क्या निकलता है? माँ की इच्छा, उसकी दलीलें, प्रकाश आखिर में झुक जाता है। वो पूछता है, तो आपकी यही इच्छा है? करुणा कहती है, हाँ, यही इच्छा है। और प्रकाश मान जाता है? हाँ, वो चुपचाप उठता है, बाहर जाता है और वजीफा ठुकराने की चिट्ठी लिखकर भेज देता है। ओह, लेकिन इसके बाद वो एकदम बदल जाता है। गुमसुम, उदास, खोया खोया सा। लिखा है, चेहरे पर वो लाली रही न वो ओज। वो कहीं आता जाता नहीं, किसी से मिलता जुलता नहीं, जैसे जीवन से उसका सारा रस चला गया हो। ये देखकर तो करुणा का दिल टूट गया होगा। बिल्कुल, बेटे की ये हालत उससे देखी नहीं जाती। 1 महीना गुजर जाता है ऐसे ही। फिर वो खुद प्रकाश से कहती है, क्या? वो कहती है, बेटा, अगर तुमने विलायत जाने की ठान ही ली है तो चले जाओ, मैं मना नहीं करूंगी। मुझे दुख है कि मैंने तुम्हें रोका। वो कहती है कि उसने तो बस आदित्य की आत्मा की शांति और उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए रोका था। अब प्रकाश क्या कहता है? प्रकाश का जवाब बहुत रूखा है, कड़वा है। कहता है, अब क्या जाऊंगा, इनकार तो लिख चुका, और करना ही क्या है? जब आपकी मर्जी है कि गांव-गांव की खाक छानता फिरूं, तो वैसे ही। अरे! जब करुणा कहती है कि शायद अभी भी बात बन जाए, कोशिश करके देखो, तो वो और झुंझलाकर कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता, लोग हंसेंगे। मैंने तय कर लिया है कि आपकी इच्छा पूरी करूंगा। ये तो मन से नहीं कह रहा। हाँ, करुणा समझ जाती है। वो कहती है, अगर तुमने सच्चे मन से ये इरादा किया होता तो तुम्हारी ये दशा न होती। तुम तो मुझसे सत्याग्रह कर रहे हो, मन मारकर, मुझे अपनी राह का कांटा समझकर।
मेरी इच्छा पूरी भी की तो उससे क्या लाभ? और कहानी? कहानी यहीं खत्म हो जाती है, एक बहुत तनाव भरे, एक अनसुलझे मोड़ पर। करुणा का गर्व चूर चूर है, प्रकाश का आज्ञा पालन खोखला है, उसके मन में कड़वाहट भरी है। माँ का प्यार, पति के आदर्श और बेटे की अपनी ख्वाहिशें, इनके बीच का तनाव बना रहता है। तो हमने देखा कि माँ का हृदय के ये अंश कितने सारे गहरे सवाल उठाते हैं। आदर्शों की कीमत क्या होती है? पीढ़ियों के बीच सोच का फासला कितना बड़ा हो सकता है? हाँ, और सेवा का असली मतलब क्या है? क्या वो सिर्फ त्याग और ठोकरें खाने में है, जैसा करुणा मानती है, या ताकत हासिल करके ऊंचे पद पर पहुंचकर भी सेवा की जा सकती है, जैसा प्रकाश सोचता है? करुणा का आदर्शवाद आदित्य के जीवन और बलिदान से पैदा हुआ था, पर प्रकाश की पीढ़ी एक अलग सच्चाई देख रही थी। शायद उसके लिए रास्ते भी अलग थे। बिल्कुल। और कहानी हमें यही छोड़ देती है सोचने के लिए। क्या प्रकाश का नजरिया, उसका तर्क पूरी तरह गलत था? क्या ऊंचे पद पर रहकर, सिस्टम का हिस्सा बनकर वाकई देश की ज्यादा भलाई नहीं की जा सकती? या फिर करुणा की आशंका ही सही थी कि सत्ता का स्वभाव ही ऐसा है कि वो इंसान को बदल देता है, चाहे इरादे कितनी ही नेक क्यों ना हो। और सच्ची सेवा शायद सत्ता के गलियारों से दूर रहकर ही मुमकिन है। ये सवाल सिस्टम के अंदर से बदलाव लाएं या बाहर रहकर संघर्ष करें, ये तो आज भी उतना ही अहम है, नहीं? हाँ बिल्कुल, ये द्वंद्व आज भी बहुत प्रासंगिक है। सोचने वाली बात है